नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रजनी तिवारी आज आपके सामने लेकर आई हूँ उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र जी का उपन्यास वरदान, जो उनके प्रारंभिक लेखनी में लिखा गया उपन्यास है, जो कि पूर्णतः एक आदर्शवादी उपन्यास है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद जी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के प्रवर्तक हो गए थे, किंतु अपने प्रारंभिक उपन्यासों और कहानियों में उन्होंने आदर्शवाद को मूल मंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। इसी कड़ी में वरदान भी उनका एक ऐसा ही उपन्यास है। मित्रों, आज के इस उपन्यास को मैं किसी बच्चे के सजेशन पे प्रस्तुत कर रही हूँ, तो जल्दबाजी में इसकी तैयारी हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि यह उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और उनको परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हो पाएगा। आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अगर आप वीडियो पे नए हैं और पहली बार इस चैनल पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए सबसे पहले। और जब वीडियो को पूरा देखकर आप जाएं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तो आइए बात करते हैं उपन्यास की। वरदान उपन्यास में 3 परिवारों के जीवन का विशाल कथानक है। पहला परिवार है मुंशी सालीग्राम और उनकी पत्नी सुआमा का। इनका पुत्र है प्रतापचंद, जो उपन्यास का नायक है। दूसरा परिवार है मुंशी संजीवन लाल का और उनकी पत्नी सुशीला। उनकी पुत्री का नाम है वृजरानी या विरजन। यह उपन्यास की प्रधान नारी पात्र है। तीसरा परिवार है डिप्टी श्यामाचरण का, जिनकी पत्नी का नाम है प्रेमवती और उनकी संतान का नाम है कमलाचरण। मित्रों, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पात्रों का परिचय इसलिए दिया क्योंकि परीक्षा में अक्सर पात्र ही पूछे जाते हैं और पात्रों का चरित्र चित्रण भी गुण दोष या फिर उपन्यास कला की कसौटी पर कसने के लिए कहा जाता है। प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि उपन्यास कला की कसौटी पर वरदान के गुण दोषों की परीक्षा कीजिए, और ऐसा प्रश्न जब बनकर आता है तो निश्चित रूप से आपको उसका उत्तर देते हुए विभिन्न पात्रों के चरित्र चित्रण करने होंगे। इसीलिए मैंने उपन्यास में मौजूद सभी पात्रों के चरित्र चित्रण करके यहाँ पर आपको बता दिए हैं। यह सारा कथानक बनारस और थोड़ा सा प्रयाग तक सीमित है। सुआमा देवी से वरदान मांगती है कि वह ऐसे पुत्र को जन्म दे जो देश सेवा में अपना जीवन अर्पण कर दे। सुआमा भारतीय ललना का आदर्श है। देवी से मांगा गया वरदान सफल होता है और सुआमा एक पुत्र को जन्म देती है। उसका नाम प्रतापचंद्र रखा जाता है। मुंशी सालीग्राम सीधे साधे आदमी थे। उनकी वृद्धावस्था में प्रताप का जन्म हुआ। जब प्रताप 6 साल का हो गया तो मुंशी जी कुंभ के मेले में गए। साधु संतों के प्रति उनमें अगाध श्रद्धा थी। वहां से वे लौटकर घर नहीं गए। वे बहुत अधिक ऋण छोड़कर मरे थे। सुआमा ने अपना इलाका और इधर उधर का बेकार सामान बेचकर ऋण चुकाया और अपने लिए सिर्फ एक मकान रख लिया। इसका भी आधा भाग उसने मुंशी संजीवन लाल को किराए पर दे दिया। विरजन संजीवन लाल की पुत्री थी और सुशीला उनकी पत्नी विरजन और प्रताप में बाल सुलभ मित्रता हो गई और आयु बढ़ने के साथ परस्पर प्रेम भी बढ़ता गया। डिप्टी श्यामाचरण की पत्नी प्रेमवती सुशीला की सहेली थी। एक दिन वे आई और विरजन को देखते ही उसे अपने पुत्र कमलाचरण के लिए मांग लिया, जो सोहदा था, यानी वह उस लायक नहीं था, वह आवारा किस्म का लड़का था। विरजन का विवाह कमलाचरण से हो गया। कमलाचरण और प्रताप एक ही स्कूल में पढ़ते थे। प्रताप के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। वह कमलाचरण को घृणा एवं विद्वेष की दृष्टि से देखने लगा था। यही नहीं, घर आकर वह कमलाचरण की बुराइयों और आवारा करतूतों का नमक मिर्च लगाकर वर्णन भी करने लगा, जिससे विरजन की माँ सुशीला को इतना दुख हुआ कि उसे तपेदिक हो गई और वह घुल घुल कर मर गई। गौने के बाद विरजन पति के घर गई तो कमलाचरण उसके प्रेम के वशीभूत होकर सुधर गया और उसने अपने कबूतरों को उड़ा दिया, चरखियों को तोड़ दिया और कनकौओं यानी पतंगों को फाड़ डाला। लेकिन उसका मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा। वह दिन रात अपनी पत्नी के प्रेम में डूबा रहता था। विरजन पुनः उसे पढ़ने की प्रेरणा देती थी। उसी से प्रेरित होकर वह प्रयाग पढ़ने चला गया।
प्रयाग में प्रताप चंद पहले से ही रहता था। अब वह क्रिकेट का प्रसिद्ध खिलाड़ी बन गया था। वह पढ़ने में भी काफ़ी तेज विद्यार्थी था। सारे प्रयाग में वह प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा था। एक बार वह चुपके से विरजन की बीमारी की बात सुनकर उसकी सेवा करने भी गया, पर कमलाचरण के प्रति उसके प्रेम को देखकर चुपचाप लौट आया। अब कमलाचरण के प्रति उसका मनोमालिन्य, घृणा और विद्वेष सब कुछ समाप्त हो गया था। कमलाचरण के प्रयाग आने पर प्रताप ने सच्चे हृदय से उसका स्वागत किया। यहाँ आकर कमलाचरण की कुप्रवृत्तियाँ फिर जाग उठी। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उसके बोर्डिंग से सटा हुआ एक छोटा सा बाग था। कमलाचरण इस बाग के माली की लड़की शामू पर डोरे डालने लगा। एक दिन वह शामू से मिलने गया था। इसी बीच माली आ गया। कमलाचरण डर गया और दीवार फांदकर भाग गया और बिना टिकट गाड़ी पर बैठ गया। टिकट चेकर के आने पर वह गाड़ी से कूद गया और मर गया। विरजन विधवा हो गई। उसके ससुर डिप्टी श्यामाचरण को डाकू ने गोली मार दी और सास पागल होकर मर गई। कमलाचरण के मरने के बाद प्रताप के हृदय में विरजन के प्रति सोया हुआ प्यार पुनः जाग उठा। कमलाचरण की मृत्यु के पश्चात वह बहुत बड़ी कवित्री बन गई और अपनी सहेली माधवी के साथ एकांतवास करने लगी। प्रताप विरजन के घर तक तो पहुंचा, पर उसके सामने जाने का साहस नहीं कर पाया और वहां गायब हो गया। विरजन का अचानक प्रताप के प्रति प्रेम अब श्रद्धा में परिणत हो गया था और वह चाहती थी कि माधवी का विवाह प्रताप से हो जाए, किंतु प्रताप के अचानक गायब हो जाने से समस्या उत्पन्न हो गई। प्रताप अब सन्यासी होकर बालाजी बन गया। उसका बड़ा नाम हो गया। विरजन की तरफ से काशी आने के लिए बालाजी को निमंत्रण दिया गया। उनके स्वागत की तैयारियां की गई। बालाजी के रूप में प्रेमचंद ने संभवतः स्वामी विवेकानंद का आदर्श सामने रखा था। यही आर्य समाजियों और सनातन धर्मियों का संघर्ष भी दिखाया गया है। माधवी एकांत में बालाजी से मिली। वह अपना संन्यास छोड़ने के लिए प्रस्तुत हो गया, पर माधवी बालाजी को कर्तव्यच्युत नहीं होने देती और योगिनी बनकर सारे भारत का भ्रमण करने निकल पड़ती है। इसकी रचना सन 1902 में हुई और इसका प्रकाशन 1905-06 के मध्य किया गया था। इस प्रकार अगर हम मोटे शब्दों में कहें तो यह इस उपन्यास का सारांश माना जाएगा। अब हम बात करते हैं उपन्यास के पात्रों के चरित्र की। थोड़ा बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत उपन्यास की उलझी हुई कथा वस्तु पे भी बात करना चाहती हूँ। स्पष्ट है कि इस उपन्यास की कथा बड़ी उलझी हुई और जटिल है। यह उपन्यास की कला के विकास के प्रारंभिक रूप में महत्व रखता है। मतलब कि जो उपन्यास लेखन का दौर था, उसका जो प्रारंभिक स्तर था, उसमें इसको एक पर्याय के रूप में हम मान सकते हैं। वरदान सर्वप्रथम उर्दू में सन 1902 में लिखा गया था और 1905-06 के आसपास यह प्रकाशित हुआ था। उस समय इसका नाम, जब यह उर्दू में लिखा गया था, तो जलवाए इसार यानी त्याग का दिग्दर्शन था और बाद में हिंदी में यह वरदान उपन्यास के नाम से प्रकाशित हुआ। तो प्रश्न कई बार शॉर्ट में ये पूछ भी लिया जाता है कि उर्दू में इसका क्या नाम था। उर्दू में इसका नाम था जलवाए इशार, जिसका हिंदी अर्थ होगा त्याग का दिग्दर्शन। प्रेमचंद ने प्रारंभ में जो कुछ लिखा है उससे उनके दृष्टिकोण पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसे उन्होंने सत्यवीर हरिश्चंद्र को समर्पित किया है। यह प्रेमचंद के आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह उपन्यास कर्म, बलिदान और सत्य की कथा से सुशोभित है। यह एक और ऐसे पुरुष की कहानी है जो प्रारंभ में डगमगाता सा प्रतीत होता है, पर अंतिम क्षणों में डगमगा कर अंतोगत्वा संभल जाता है। नायक में प्रेम की आर्द्रता और साधना की कठोरता प्राप्त होती है। दूसरी ओर एक ऐसी नारी का भी चित्रण है जो जीवन के अभावों के लिए हुए अपने हृदय की वेदना से पीड़ित रहती है। प्रधान संवेदना के अतिरिक्त इसमें तत्कालीन पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का भी चित्रण होता है। विरजन अपने पति कमलाचरण को पत्र लिखती है। इसी बहाने प्रेमचंद ने तत्कालीन ग्रामीण परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है। जिस समय इस उपन्यास की रचना हुई थी, उस समय सारा संसार विषम आर्थिक परिस्थितियों से आक्रांत हो रहा था। सारे संसार में मुद्रा संकट व्याप्त था और अन्नाभाव के कारण संसार के बहुत से देश पीड़ित थे। उस समय संसार में आर्थिक विषमता के कारण ऐसी नैराश्य भावना दृष्टिगत हो
रही थी, जो किसी भी राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। जब वरदान की रचना हुई थी तब भारत की भी आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। उसी समय जापान की रूस पर विजय ने भारतीयों में एक नवीन आशा का संचार कर दिया। ये मानने लगे लोग कि जापान जैसा एक छोटा देश भी रूस जैसे बड़े देश पर कब्जा कर सकता है। भारतीय जन भी देश को पराधीनता के बंधन से छुड़ाने के लिए आतुर हो गए। इसी समय लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति के कारण और बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हो गया था, अर्थात बंगाल विभाजन के बाद जो हुआ था। उन्होंने तो यह सोचा था कि बंग भंग से भारतीय एकता विश्रंखलन हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत भारत में पुनर्जागरण की बंगाल से हुई थी। उपन्यास भी सबसे पहले वहीं लिखे गए, कहानी भी वहीं लिखी, वहीं से सबसे पहले नवजागरण की शुरुआत हुई और अंग्रेज अपना शासन सत्ता को अधिक सुदृढ़ बना सकेंगे, किंतु उसका प्रभाव उल्टा हुआ। सारे देश में राष्ट्रीयता की लहर फैल गई थी। इसके साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के कारण देश में गर्म दल सशक्त होते जा रहे थे। वे जनता में अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहे थे और भारतीयों में स्वतंत्रता की भावनाएं तीव्र होने लगी थी। यह वह समय था जब देश की राजनीति स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई थी, अर्थात अभी तक भारतवासियों में निर्भीकता के साथ देश की राजनीति में भाग लेने का साहस उत्पन्न नहीं हो पाया था। धीरे धीरे लोग राजनीति की ओर अग्रसर हो रहे थे, इसलिए भारतीयों का कार्यक्षेत्र अधिकांश रूप में धार्मिक एवं सामाजिक था। केवल राजनीति को प्रमुखता देना बाद की बात है। उस समय लोगों के सामने लोकमान्य तिलक का आदर्श था। लोगों की दृष्टि उस समय विवेकानंद पर थी। उन्होंने देश विदेश में घूम घूम कर भारतीयों की आध्यात्मिक श्रेष्ठता सिद्ध की। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण हंस परमहंस के शिष्य थे। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी था। प्रेमचंद्र ने भी स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही इस उपन्यास का नायक प्रताप चंद्र को आगे चलकर बालाजी बनाया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका निर्माण करते समय प्रेमचंद्र के सम्मुख स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व था। वरदान में देशभक्ति, बलिदान, त्याग तथा प्रेम है, तो वह किसी राजनीतिज्ञ का नहीं अपितु आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले की भक्ति है। यह भक्ति आध्यात्मिकता के रंग में रंगी हुई है। इस उपन्यास का उद्देश्य देशभक्ति है अवश्य, पर वह आध्यात्मिकता के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में नहीं। तो इस तरह से ये उपन्यास जो है निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि उपन्यास में प्रेमचंद्र का एक बहुत ही साधारण कथाकार के रूप में वो उभर के सामने आते हैं और कला के क्षेत्र में वे भटकते भी हैं। कथानक में बहुत सी अस्वाभाविक बातें भी अखरती हैं। प्रयाग में उस समय तो क्या कभी भी ट्रामें नहीं चलती थी। प्रताप का अचानक क्रिकेट का खिलाड़ी बन जाना, पलक झपकते ही उसका सन्यासी बनकर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना और विरजन का प्रसिद्ध कवित्री बन जाना, ये सारी चीज़ें अस्वाभाविक सी लगती हैं, काल्पनिक प्रतीत होती हैं। तो ये इसकी कुछ कमियां भी हैं, ठीक है। और अगर हम उससे भी छोटे शब्दों में अगर हम समझेंगे तो वरदान दो प्रेमियों की एक दुखांत कथा है। ऐसे दो प्रेमी जो बचपन में साथ साथ खेले, जिन्होंने तरुणाई में भावी जीवन की सरल और कोमल कल्पनाएं संजोई, जिनके सुंदर घर के निर्माण के अपने सपने थे और भावी जीवन के निर्धारण के लिए अपनी विचारधाराएं थी, किंतु उनकी कल्पनाओं का महल शीघ्र ही ढह गया। विश्व के महान कथा शिल्पी प्रेमचंद्र के उपन्यास वरदान में सुदामा अष्टभुजा देवी से एक ऐसे सपूत का वरदान मांगती है जो जाति की भलाई में संलग्न हो। इसी ताने बाने पर प्रेमचंद्र की सशक्त कलम से बुना कथानक जीवन की स्थितियों की बारीकता से पड़ताल करता है। सुदामा का पुत्र प्रताप एक ऐसा पात्र है जो दीन दुखियों, रोगियों और दलितों की निस्वार्थ सहायता करता है। तो इस प्रकार ये उपन्यास के मैंने कुछ गद्यांश दे दिए जो अक्सर परीक्षा में आते हैं, तो आपके लिए थोड़े से खोजने मुश्किल हो जाते हैं कि कहाँ से आया होगा। पूरे के पूरे उपन्यास को यहाँ पर लिख पाना हमारे लिए संभव नहीं है, तो मैंने उसके कुछ अंश यहाँ पर रखे हैं जिन्हें आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। जो मुझे महत्वपूर्ण लगे वो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। आप इसे पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। ये बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, अक्सर पूछ लिया जाता है। मतवाली योगिनी को बालाजी के नाम से प्रेम था, ये वाला बिल्कुल आखिरी गद्यांश है इस उपन्यास का।
अब थोड़ा सा इसका चरित्र चित्रण वरदान के पात्रों का देख लेते हैं। जहाँ तक पात्रों एवं उनके चरित्र चित्रण का प्रश्न है, इस उपन्यास में पात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक है। प्रेमचंद्र सभी पात्रों के साथ न्याय भी नहीं कर सके हैं। इस उपन्यास के सभी पात्र निर्जीव से हैं, उनका अपना कोई व्यक्तित्व प्रतीत नहीं होता है। वे लेखक के हाथों में कठपुतलियों से लगते हैं, उनमें स्वयं आगे बढ़ने की शक्ति भी प्रतीत नहीं होती है। पहले हम बात करते हैं मुंशी शालिग्राम की। ये बड़े साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, दान धर्म सेवा में विश्वास रखते हैं और मुंशी संजीवन लाल परम विचारशील व्यक्ति हैं। जिस काम में वे हाथ डालते हैं उसे सोच विचार कर पूरा करते हैं। पहले प्रतिष्ठित पद पर आसीन थे, पर अपने स्वतंत्र प्रवृत्ति के कारण ही वे अपने अफसरों को खुश नहीं रख पाते हैं और नौकरी से त्यागपत्र दे देते हैं। अब बात करते हैं डिप्टी श्यामाचरण की। ये एक बड़े अधिकारी और इनकी धाक सारे नगर में है। स्वभाव से बड़े मिलनसार और सहिष्णु व्यक्ति हैं। न्याय करते समय अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से काम लेने वाले व्यक्ति हैं। उनमें उच्च कोटि की नैतिकता के दर्शन हमें होते हैं। उनकी दृष्टि सूक्ष्म है और स्वभाव जो है वो स्वाधीनता है। अधिकारी व्यक्ति होते हुए भी इनमें खुशामद करने की या कराने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी दृष्टिगोचर नहीं होती है। वे सदैव आत्म प्रतिष्ठा और आत्मगौरव का ध्यान रखते हैं। वे बड़े ही रसिक और हास्यप्रिय व्यक्ति हैं। निम्न से निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ भी सद्व्यवहार करते हैं। यद्यपि बहुत से लोग उनकी इस अतिरिक्त सज्जनता और दयाशीलता का अनुचित लाभ भी उठाते हुए हमें उपन्यास में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं हम कमलाचरण की। कमलाचरण जो है वो डिप्टी श्यामचरण का इकलौता पुत्र है। अत्यधिक लाड़ प्यार से पाला गया है, अतः इसकी शिक्षा दीक्षा ढंग से नहीं हो पाई है। उसके जीवन की वही गति है जो एक संपन्न घराने के लाड़ प्यार में पले पुत्र की होती है। कमलाचरण का प्रथम परिचय 6ठे अध्याय में होता है। उपन्यासकार ने उसका परिचय एक बिगड़े धनिक पुत्र के रूप में किया है। श्यामचरण ने कई बार उसे पढ़ाने की चेष्टा की, किंतु वे इस निरुत्साही पुत्र के हृदय में शिक्षा के प्रति कोई रुचि उत्पन्न न कर सके। इसी अनुचित लाड़ प्यार ने कमलाचरण को कुछ व्यसनों की ओर प्रेरित किया। वह बड़ा ही कुव्यसनी बन जाता है। वैसे कमलाचरण रूपवान है, सुकुमार है, मृदुभाषी है, किंतु दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह आवारा है, अशिक्षित है और लापरवाह है। उसके चरित्र में केवल एक ही अच्छाई है और वह यह है कि विरजन के सौंदर्य से आकर्षित होकर वह उसकी इच्छाओं का सम्मान करने का प्रयत्न करता है। पत्नी विरजन के प्रति उसका दृष्टिकोण एक विलासी का है। उसकी विलासिता का उदाहरण प्रयाग में माली की पुत्री के प्रसंग में हमें मिल जाता है। उसके इन्हीं सब आचरणों को देखकर उसकी माता को दुख होता है और वह दुखी होकर घुल घुल कर मर जाती है। अब बात करते हैं प्रतापचंद्र की, जो इस उपन्यास का नायक भी है। उसकी माता ने देवी से यह वरदान मांगा था कि मेरा पुत्र सपूत हो और देश का उपकार करे। वरदान के अनुसार सुवामा को प्रतापचंद्र के रूप में पुत्र प्राप्त भी होता है। उसके संबंध में यथा नाम तथा गुण वाली उक्ति चरितार्थ होती है। वह प्रारंभ में ही विधि गुण संपन्न, प्रतिभाशाली और रूपवान है। जो भी उसके संपर्क में आता है वह उसकी सराहना किए बिना नहीं रह पाता। वह शरीर और बुद्धि दोनों ही दृष्टियों से स्वस्थ है। उसकी रुचि प्रारंभ से ही ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने के अतिरिक्त आत्मिक विकास करने की ओर रहती है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उसने अपनी माता के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त की। इसी कारण वह बुद्धिमान था, परंतु तुरंत ही अपनी माता की सोचनीय दशा को समझ जाता है। इसके पश्चात वह एक मात्र भक्त युवक के रूप में सामने आता है। आपत्तियों ने प्रताप को चतुर बना दिया था। उसमें व्यवहारिकता आ गई थी। प्रताप का जहाँ तक विरजन से संबंध है, वह उसके प्रति अपने हृदय में अगाध प्रेम रखता है। जब विरजन का विवाह कमलाचरण से हो जाता है तो उसे अपना जीवन एकांकी, नीरस और सूना प्रतीत होता है। विरजन के विवाह के पश्चात वह एक प्रतिभाशाली, उत्साही, मात्र भक्त, भग्न हृदय युवक के रूप में परिणत हो आता है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता। वह अपनी शक्ति को एक प्रकार से भूल जाता है। उसके हृदय की यह दशा उसकी काया पलट कर देती है। यह परिस्थितियां केवल इसलिए हुई क्योंकि उसकी प्रेमाकांक्षा प्रबल थी। हालांकि उसमें आत्मदमन का भी असीम सहयोग है। आगे चल के प्रताप के जीवन में बड़े बदलाव आते हैं जो बड़े ही क्रांतिकारी होते हैं। जब कमलाचरण की मृत्यु होती है उस समय प्रताप के हृदय की दशा बड़ी ही विचित्र हो जाती है। एक ओर विरजन के पति की मृत्यु होती है, दूसरी ओर विरजन के प्रति उसका प्रेम। उसने प्रयाग में अपने को पर्याप्त लोकप्रिय बना लिया था। उसे अवकाश प्राप्त नहीं होता, पर उसके हृदय में एक प्रकार की टीस बराबर बनी रहती है। वह उसे दबाने का प्रयास जरूर करता है, परंतु उसमें सफल नहीं हो पाता है। इसके बाद हम बात करते हैं विरजन की, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें विरजन जो है कर्तव्य और प्रेम के संघर्ष में पड़ी एक महिला है, जिसका विवाह कमलाचरण जैसे दुर्व्यसनी से हो जाता है, किंतु वहाँ भी वह अपनी सूझबूझ से उसे बेहतर बनाने की कोशिश करती रहती है और अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपना जीवन उसी शुद्धतापूर्ण आचरण के साथ जीती है।
वो एक विदुषी है और काव्य रचना करने में निपुण है, लोक सेवा करती है और अंत में वह एक कवियत्री के रूप में हमारे सामने आती है। तो इस प्रकार बिल्कुल संक्षिप्त में मैंने वरदान उपन्यास की कथा वस्तु सार समीक्षा करने का प्रयास किया। उम्मीद करती हूँ कि यह आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए और मेरे आने वाले वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर नियमित रूप से देखने वाले दर्शक हैं तो प्लीज़ आपसे एक विशेष आग्रह है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने मित्रों को भी लाभान्वित होने का मौका दीजिए। धन्यवाद।